Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So we are going to start a fresh topic with a fresh mind, that is vector. ये एक मैथमेटिक्स का पार्ट है जो कि आप क्लास 12 में अगर मैथ्स लिए हैं तो पढ़ेंगे, बट विदाउट वेक्टर वी कैन नॉट solve a single numerical of chapter 2 till the last chapter of class 11. So the use of vector is very important. So we are here to discuss about vector. So before discussing about vector, something to discuss, something to tell you about the first chapter that we have already covered. Start करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर के कुछ बातों से, जो कि क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज. क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज. हमारा आज का टॉपिक वेक्टर है. तो जैसे कि हमारा पुराना आदत है, क्रिकेट खेलने से पहले पिच को थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं तो अच्छा बैट्समैन या अच्छा बॉलर कहलाता है. तो वेक्टर पढ़ेंगे. वेट, पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी, बच्चे लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अगर आप फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप बता सकेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसे आप मेजर कर सकते हो. एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटीज. लिख रहे हैं, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड. सिंपल. और फिजिकल क्वांटिटी को आप किस तरह से लिखते थे? याद आ रहा है कुछ? यस. फिजिकल क्वांटिटी को आप Q लिख देते थे और Q इक्वल टू ऐसे लिख देते थे NU. क्या लिख देते थे? Q इक्वल टू NU. Q इज नथिंग बट फिजिकल क्वांटिटी, N इज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड U इज नथिंग बट द यूनिट वन. तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है. एक क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या है? यूनिट, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. लेट्स सपोज एन एग्जांपल. देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5 न्यूटन. समझ में आ रहा है? 5 इज सिग्निफाइंग यू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यूटन इज सिग्निफाइंग यू द यूनिट वन. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने का ये तरीका है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी है Q इक्वल टू NU लाइक दिस, फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन. एनीथिंग यू लाइक दिस. डिस्टेंस में भी रिटन एज S और डिस्प्लेसमेंट में भी रिटन एज S इक्वल टू 5 मीटर. सो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू एंड दिस इज द यूनिट. ओके, दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. आपसे पूछ रहे हैं इमोशंस, फीलिंग्स, लव, हेट, सॉरो. समझ में आ रहा है? ये सबको मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. सो दे आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटीज. नहीं बोलता हम अपना मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं, तो मुबारक हो, कोई दिक्कत नहीं. यू कैन नॉट से दैट अंडर फिजिक्स कि आप कितना प्यार करते हो. यू कैन नॉट मेजर. यहां पे कोई मशीन का अभी तक इस तरह का डेवलपमेंट हुआ नहीं है. आप लोग इंजीनियर्स बनिएगा, साइंटिस्ट बनिएगा तो आगे की बात फिर आगे करेंगे, फिर हम चेंज करेंगे अपना कॉन्सेप्ट्स में. फिलहाल तो अभी तक नहीं आया है. तो आपको समझ में आ गया जो चीजें मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज. मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं. ये बातें हम फर्स्ट चैप्टर में सीखे थे. तो बच्चा, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा होता है इतना से काम नहीं चलता है. मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जो इतना से काम नहीं चलता है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा. मैं लिखूंगा, आप लोग लिखेंगे. टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पूरा लिखेंगे, इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ इज व्हाट? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू and unit is required. तो जो बातें यहां लिखा हुआ है वो यहां लिखा हुआ है. टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज रिक्वायर्ड. ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड. पूरा लिखिएगा, यहां पे पूरा लिख देते हैं बच्चा लोग. पहला बार अगर लिख रहे हो, क्लास 9 में नहीं पढ़े हो
डायरेक्ट 11 में तो नहीं आए होगे। मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड मतलब होता है कितना, हाउ मच, हाउ मच, कितना। अगर कितना पाना है तो ये एनफ है, यस और नो। फोर्स कितना, 5 न्यूटन। डिस्टेंस कितना, 5 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन जो लिखा हुआ है इज नॉट एनफ, इज नॉट एनफ। तो लिखने जा रहे हैं, एक लाइन और लिखेंगे, देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed, which can be expressed, which can be expressed in terms of their magnitude, but some are not possible. कुछ फिजिकल क्वांटिटीज तो ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ये बताता है, लेकिन कुछ को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जो कि हमने बताया उसको लिखा दिया। ठीक है सर, ओके, बोलिए क्लियर है कि नहीं? कुछ एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपका थोड़ा सा भेजा खुले। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट। बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो आपको यह ज्ञान होगा कि डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना चाहते हैं, लिखे हैं 5 मीटर, दैट्स नॉट द करेक्ट इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग। यू मस्ट से टूवर्ड्स व्हाट, you should have knowledge about the direction. This is north, east, west, north, south. ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर हो रहा है? लेट कि पार्टिकल पहले यहां था और यहां से किधर गया है, ईस्ट के तरफ गया है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा क्या, टूवर्ड्स ईस्ट। क्या लिखना पड़ेगा, टूवर्ड्स ईस्ट या टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स साउथ, एनीवेयर विद द डायरेक्शन आपको लिखना पड़ेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सारे फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कुछ क्वांटिटीज को कर सकते हैं, जैसे कि फोर्स को हमने यहां लिख दिया है, कर दिया है, लेकिन फोर्स भी वेक्टर है और मुंह से निकल गया वेक्टर। अरे कुछ और नहीं, जिसके पास डायरेक्शन होता है उसको ही क्या कहते हैं, वेक्टर। तो फोर्स अगर 5 न्यूटन खाली लिखे हो तो किधर लगा रहे हो फोर्स, तुमने नहीं बताया ना, तो गलत लिखे हो, इसका मतलब है। अगर तुमने ये डिस्टेंस लिखा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो तो क्या लिखना चाहिए भाई, 5 मीटर किधर। एक इंफॉर्मेशन का कमी है यहां पे जो दिख रहा है, बात समझ में आ रहा कि नहीं है? वो इंफॉर्मेशन अगर हम डायरेक्शन के साथ जोड़ दें तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? मतलब अब चीजें, अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज में हम एक और टर्म जोड़ रहे हैं, डायरेक्शन। पहले क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब क्या जोड़ने जा रहे हैं, डायरेक्शन। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, वेक्टर कह देते हैं। आपका बेवकूफी वाला बात अभी क्लियर करेंगे। नो, स्टिल देयर इज समथिंग टू ऐड टू बी अ वेक्टर। क्लास 9 में आप पढ़े हैं, बहुत भली भांति पढ़े हैं, शायद हम भी पढ़ाए होंगे, बट कुछ तो बातें हैं वेक्टर होने के लिए जो ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन के साथ और होना चाहिए, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट हो चुका है हमारा कौन सा टॉपिक, वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और एक क्वेश्चन मार्क, जो कि हम फिल अप करेंगे अभी थोड़ा देर में। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर, अब वेक्टर पे आते हैं हम। पिच रेडी है। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये आपके लिए नया है। आप यहां पे लिख सकते हैं ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी लिख सकते हैं। ये एक नया चीज आपके लाइफ में आएगा अब।
क्या? पहले तो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में पता चला, डायरेक्शन के बारे में पता चला, अब आपको तीसरा कंडीशन, दिस इज थर्ड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, और ये थर्ड कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए, आर कॉल्ड वेक्टर्स। मतलब वेक्टर्स का डेफिनेशन कैसे देंगे आप? अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच शुड हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एज वेल एज इट शुड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं? अब ये क्या है, ये तो हमें सीखना है, वो अलग बात है, लेकिन आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर होने के लिए तीन चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये दो बातें पता था, और अभी हम बोले थे क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क को अब क्लियर कर लीजिए, कौन सा बात है ना, ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन या ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा, उसी को हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। समझ में आ गया है? कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपके लिए कुछ कुछ नया हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, यहां तक तो आप क्लास 9 में भी पढ़े हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। नेक्स्ट क्या है? इंपल्स, क्या है? वेट, ध्यान दीजिएगा, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट हैज अ डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। थ्रस्ट, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो ये सभी चीजें हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ना है, तो पैनिक मत कीजिएगा, A to Z पढ़ाएंगे, यहां से शुरू करेंगे, चिंता मत करो। डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया 9 में? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, तू नहीं पढ़ा भाई, सवाल गलत बनाएगा तू, यहां भी क्लियर है कि नहीं? तो यहां से शुरू करेंगे हम, चिंता मत करो। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, बहुत सारे हो सकते हैं, ये जो भी लिखे हुए हैं सबको पढ़ना है इंडिविजुअली, तो ये खत्म नहीं हुआ, आपके सामने है कि ये सब पढ़ना है, क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, ये बात हमने लिख दिया यहां पे। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, देन इट डज नॉट ऑलवेज इंप्लाई दैट इट इज अ वेक्टर। क्लियर कर दिए बात? पहले से जो दिमाग में चल रहा था क्लास 9 से, सर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर, ऐसा जरूरी नहीं है, लिख रहा है फॉर इट टू बी अ वेक्टर द थर्ड कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन हमने यहां लिख दिया है, ये थर्ड कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है, तभी वेक्टर होगा। लेट सपोज एन एग्जांपल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसे आप आई से डिनोट करते थे क्लास 10th, यस और नो? तो चलो यहां पर एक वायर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये वायर में इस तरह से हमने इधर एक वायर जोड़ दिया, इधर एक वायर जोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा। तो इधर एक करंट जा रहा है आई, ये करंट जा रहा है आई, यहां तक पहुंचा, ये दो हिस्सा में बट गया, मान लेते हैं ये I1 है, ये I2 है। तो आप क्या करेंगे? सर ये I1 प्लस I2 जो किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा, ये बात तो सच है, I बराबर I1 प्लस I2, ये जो जोड़ रहे हो घटा रहे हो ना बच्चा, मान के चलो कि ये 10 एम्पियर है, तो पक्का ये हो सकता है कि 7 एम्पियर हो, तो ये क्या होना पड़ेगा? इसका मजबूरी है 3 एम्पियर होना पड़ेगा, मजबूरी है, ये बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो इस तरह का जोड़ घटाव तुम कब करता था? नॉर्मल अलजेब्रा जो पढ़ता था, यस और नो? अरे घर बैठ के जो क्लास 9 10 तक हमने अलजेब्रा पढ़ा है, जोड़ना घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, वो तरीका अपना रहे हो तुम यहाँ पे, और हम यहाँ बोल रहे हैं ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा ऐसा होता नहीं है। मतलब यहां इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो है, यू कैन सी इट, किधर चल रहा हमें पता होता है, यस और नो? साथ में कितना है? मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर लिखा है, पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब कुछ बच्चे कहीं और से वीडियो देख करके ये पगलाएंगे, सर इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्या है पता है? नहीं पता है? तो टेंसर क्वांटिटी कौन बोल दिया तुमको, चिपका दिया? शांत हो गया ना सबको? टेंसर क्वांटिटी ये पढ़े हो तुम लोग, कोई वीडियोस में देखते हो कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी क्या नहीं है? ये वेक्टर नहीं है, क्या है ये? टेंसर है। टेंसर क्या है भाई? टेंसर क्या समझ में आता है? वेक्टर भी एक टेंसर है, टेंसर ऑफ 1 डिग्री है। जब आप बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि टेंसर क्या होता है।
तो फिर फालतू का ऐसे कोई यूट्यूब में चला दिया ट्रेंडिंग, वाह 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 बहुत खतरनाक मैंने चीज निकाल दिया, और ऐसे करके कॉपी पेस्ट। एक अच्छा टीचर मान लीजिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा है, वो बात बताया, हमारे जैसे छोटे मोटे टीचर्स उसको देखा और उसको सीख लिया और बच्चों को बताने शुरू कर दिया, तो हम क्या बन गए? हीरो बन गए। देखो वो तो फल्ला सर से नाम नहीं लेंगे हम, समझिएगा, बाद में ले लेंगे, अभी वीडियो बन रहा है, तुमको वीडियो भी सजेस्ट कर देंगे, देख लेना, सब बता रहा है कि टेंसर है, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है कि नहीं? टेंसर क्वांटिटी क्या होता है आपको पता ही नहीं। याद रखिएगा, ये जो टेंसर क्वांटिटी है असल में इस वजह से लाया गया है यहां पे कि अगर कोई चीज, सुनिएगा, वेक्टर असल में है क्या? जिसके पास डायरेक्शन हो। तो यहां पे करंट जब चल रहा था इसका डायरेक्शन का हमको जरूरत नहीं था, इस वजह से इसको हम स्केलर कहने लगे। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, वेरी 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 ऑनेस्टली से बोल रहे हैं, आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, इस करंट को हम पोस्टमार्टम जो है क्लास 12 में करेंगे, तो आपको शायद अभी नहीं समझ में आए। और आपके क्लास 11 के क्वेश्चंस में भी टेंसर क्वांटिटी बोल के कोई ऑप्शन नहीं देगा, या तो वेक्टर देगा या तो स्केलर देगा। भाई स्केलर मार के आ जा रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आंसर सही कर देगा। वेक्टर तो नहीं है, क्या है फिर? स्केलर है। ये जो टेंसर कह दे रहा है, टेंसर का बहुत बड़ा मीनिंग है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई साहब आपके पास दो डायमेंशन आपने शुरू से पढ़ा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब 11 में आके 3D पढ़ोगे तुम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेकिन जरूरी नहीं कि 3D ही हो, 4D भी हो सकता है ना, 5D भी हो सकता है ना, 6D भी हो सकता है ना। तो सर हमारा सोच उतना दूर जाता नहीं, बस इसी वजह से टेंसर आप नहीं सोच सकते हो। टेंसर में बहुत सारे डायमेंशंस इन्वॉल्व्ड होते हैं, गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सारे डायमेंशंस। वेक्टर में एक डायमेंशन इन्वॉल्व है वेक्टर में, जिसे आप वेक्टर कह रहे हो, वो क्या है? टेंसर विथ वन डायरेक्शन या वन डायमेंशन, मतलब एक्स एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस या तो जेड एक्सिस। तो टेंसर विथ 2 डायमेंशन भी होता है, टेंसर विथ 3 डायमेंशन भी होता है, टेंसर विथ 4 डायमेंशन भी होता है। तो वेक्टर ही एक प्रकार का टेंसर है, तो किसे तुम टेंसर कह रहे थे? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बाल उड़ जाएगा मेरा। बोलो समझ में आ गया है? आगे बात करते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आज एक और बच्चा नहीं है, वो आया है, थोड़ा ध्यान देना। क्या बोल रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। लेट सपोज हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, अभी रट्टा मारे हो रट्टा मारो, इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लिखा हुआ है 5 मीटर, ऐसा लिखा हुआ। क्लियर है कि नहीं? और इस डिस्प्लेसमेंट को हमको रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बाय अ स्ट्रेट लाइन, बाय अ स्ट्रेट लाइन। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये रहा स्ट्रेट लाइन। क्लियर है कि नहीं? एन एरो मार्क इज प्रोवाइडेड टू वन साइड ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। एक तरफ, दोनों में से एक तरफ आपको क्या देना है? एरो मार्क। किधर देना है? तो याद रखिएगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हो सकता है उधर हो रहा, हो सकता है इधर हो रहा हो। तो मान लीजिए कि अगर इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एरो मार्क हम इधर दे देंगे। क्लियर है कि नहीं? यहां पे देखिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। हमने ये जो लेंथ लिया है स्ट्रेट लाइन का, कहां से? इस पॉइंट से इस पॉइंट का। ये जो लेंथ है इसका, ये जो लेंथ है इसका, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा? मैग्नीट्यूड। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, ओके। और ये जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है? लिख रहा एरो मार्क रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, कि किधर है डिस्प्लेसमेंट। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए इस पॉइंट का नाम देते हैं हम P, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम Q। तो एरो बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कहां से हुआ है? P से। इस पॉइंट का नाम है टेल। क्या बोलेंगे? टेल। और जहां पर ये एंड होता है उस पॉइंट का नाम हम देंगे हेड। क्या नाम देंगे? हेड। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जहां पर ये लाइन स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? टेल। लिखिएगा, फ्रॉम वेयर वेक्टर ओरिजिनेट्स, फ्रॉम वेयर
वेक्टर originates called टेल। क्या कहते हैं इसको? टेल कहते हैं। ठीक है कि नहीं? वेयर वेक्टर इंड्स इज कॉल्ड हेड। क्लियर है कि नहीं? अरे टॉस वाला हेड टेल नहीं है, समझ में आ रहा है? कहां स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? टेल। और जहां पर इंड होगा उसको क्या बोलेंगे? हेड। जहां स्टार्ट होगा टेल, जहां इंड होगा हेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये बात क्लियर कर लिया कि सर लेंथ जो होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और यहां पे अगर इस एग्जांपल को फोकस करें हम, तो इस एग्जांपल में क्या है मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का? 5 मीटर, तो हमने 5 मीटर लिख दिया। एरो क्या करेगा? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो डायरेक्शन के बारे में समझ लीजिए। मतलब डायरेक्शन जिधर होगा हेड उधर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? डायरेक्शन जिधर होगा हेड उधर होगा। हमने यहां पे बोला कि पी क्यू, अरे डायरेक्शन लिखना है ना, अरे डायरेक्शन लिखना है ना, वेक्टर है ना, अरे डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। तो लेंथ क्या बता दिया? मैग्नीट्यूड बता दिया, जो कि क्या है? 5 मीटर है। डायरेक्शन किधर? तो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जानते हो? लिखना पड़ेगा स्टार्ट का पॉइंट क्या है? पी है। यस और नो? इंड का पॉइंट क्या है? क्यू है। और उसके ऊपर में एक तो एरो ऐसे लगा दोगे, समझ जाएगा। याद रखिएगा, पी से क्यू के तरफ। अगर कोई बच्चा इसको क्यू पी लिख करके ऐसे एरो दे रहा है तो ये गलत है, समझना जरूरी है। टेल पहले लिखेंगे, हेड बाद में लिखेंगे। टेल क्या है? पी है, हेड क्यू है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? कई बच्चे इसको सिंपल, आलसी बच्चे, पी क्यू, अरे बाप रे बस हाथ दुख गया। तो अगर एरो नहीं दे पा रहा है बच्चा, कोई हाथ दुख जा रहा, तो सिंपल ऐसे भी लिख दीजिएगा कम से कम, तो टीचर फीलिंग को आपका समझ लेगा। कोई बात नहीं, थक गया है बच्चा, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस इज द बेस्ट वन। किधर से किधर डायरेक्शन है? पी टू क्यू। डायरेक्शन से हो रहा कि नहीं हो रहा? यस और नो? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यहां पे ओवरऑल चीज लिख रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन यहां पे ओवरऑल लिख रहे हैं। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? टेल पी, हेड क्यू, और ऊपर में क्या डाल देंगे? एरो। बस खेल खत्म। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन। मन में सवाल आएगा, सर अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो क्या हम यहां पर ये चीज लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं चीजों को। क्या हम पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? सर 5 मीटर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिखना होगा? ये तो सिर्फ सर मैग्नीट्यूड है। अरे किधर लिखना पड़ेगा? तो यहां तुमको लिखना पड़ेगा क्या रे? पी टू क्यू। अब ठीक है सर, आपने ऊपर में एरो दिया ना, एरो का मतलब क्या? वेक्टर। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड है, साथ में डायरेक्शन होना चाहिए। बिना डायरेक्शन के वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये बात रहा रिप्रेजेंटेशन का। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बच्चा लोग, क्लियर है? ये बात रहा क्लियर। पी टू क्यू लिखना जरूरी है। ओके ओके। लेकिन मान लीजिए हम इस पी क्यू को डायरेक्शन नहीं लिखना चाहते, तो डायरेक्शन अगर नहीं लिखना चाहते तो आप क्या करेंगे? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं। कहां लिखे कहां लिखे कहां लिखे? ये सब लिख चुके हो तुम लोग, ड्राइंग वगैरह बना चुके हो? जरा देखिएगा ध्यान से, इसके आगे बता रहे हैं हम, मिटा रहे हैं यहां पे। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, ओनली मैग्नीट्यूड, तो पी क्यू वेक्टर तो तुम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है? डायरेक्शन है। अगर किसी चीज का डायरेक्शन को खत्म करना है तो उसमें लगा दो तुम मोड। क्या लगाओगे? मोड। ये साइन दे दोगे ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है खाली जानते हो? ओनली। अगर आपको मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है ना, तो क्या करना होगा? वेक्टर जो है उसका मोड लगा दीजिए, सिंपल। ये जो एरो है खत्म हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा? सिर्फ पीक्यू बचेगा, और ये पीक्यू और कुछ नहीं, ये 5 मीटर ही है। याद रखिएगा, अगर आपको सिंपल मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप इस तरह से बच्चे लिख सकते हैं। क्लियर है नहीं? लेकिन अगर विद द डायरेक्शन लिखना है, जो कि हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे ना, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, पीक्यू लिख के ऊपर में एरो डालेंगे और कितना है मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या लिखेंगे? डायरेक्शन भी लिखेंगे। याद रहेगा? लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो ऐसे लिखेंगे।
बातें क्लियर है? तो चलिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला टाइप आपका लिखा हुआ है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? याद रखिएगा, हमने एग्जांपल लिया यहां पे। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है? बी है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्या होना जरूरी है? इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तब हम दोनों को क्या बोल देंगे? इक्वल वेक्टर्स। जैसे कि एक वेक्टर हम बना रहे हैं, ये देखिए, ये हमने बनाया ए वेक्टर। एक वेक्टर और बना रहे हैं, यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये है बी वेक्टर। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इफ मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका भी बताएं, वेक्टर लिखिए और मोड लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड होगी। यस और नो? इसका भी मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बी वेक्टर लिखेंगे, इसका मोड लगा देंगे। और बोल रहा मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो, और दोनों का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। ध्यान से देखिए, यहां भी हमने क्या किया है? इधर ही एरो लगाया है, इसमें भी एरो इधर ही लगाया है। दोनों का डायरेक्शन किधर है? सेम है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कह देंगे? इक्वल वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मैग्नीट्यूड है कौन शो करता है? इसका लेंथ। इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ, मतलब दोनों का लेंथ भी सेम है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम हो तो उन दो वेक्टर्स को आपस में क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। बोलिए, क्लियर है कि नहीं? तो इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और डायरेक्शन भी इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन बोथ हैव सेम डायरेक्शन। बस क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन होना चाहिए। चलिए, एक वेक्टर हमने बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये एक वेक्टर बनाया, ए वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? एक वेक्टर हमने बना दिया इस तरह से, ये देखिए बी वेक्टर। क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो गए? होगा क्या? पॉसिबल नहीं है। ए का डायरेक्शन कुछ और है, बी का डायरेक्शन कुछ और है। अगर इसी को हम चेंज करके ऐसा बना दें तो क्या प्रॉब्लम है आपको? बताइए जरा। क्या दोनों पैरेलल है कि नहीं है? यस। क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है? नहीं है। मैग्नीट्यूड इसका अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग नहीं दिख रहा है। इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज्यादा है। देखा कैसे? मिस कॉल मार दिया। देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड क्या बोलता है? इसका लेंथ को बोलता है। इसका लेंथ छोटा है, इसका लेंथ बड़ा है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो इक्वल होगा क्या? नहीं, इक्वल तो नहीं है। इसका डायरेक्शन सेम है सिर्फ। अगर किसी का डायरेक्शन सेम है सिर्फ, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। अगर साथ में ये दोनों का लेंथ भी सेम कर दें तो ये ही क्या हो जाएगा? इक्वल वेक्टर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिलहाल ये है एग्जांपल आपको। इस तरह से हो, ऐसा एक वेक्टर है, ऐसा एक वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इक्वल लेंथ भी हो सकता है, उसको भी पैरेलल कहेंगे। मतलब ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। एसर्शन रीजन, ध्यान दीजिएगा, ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बट ऑल द पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है कि नहीं बोर्ड्स वाले बच्चे? समझ में आ गए हैं? ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों भी क्या है? पैरेलल वेक्टर्स हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नाउ एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है? टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी एंटी पैरेलल व्हेन दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। कुछ नहीं करना है आपको। ये एक वेक्टर दिख रहा है, आपको ये एक वेक्टर दिख रहा है, ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर है। क्लियर है कि नहीं? इसको क्या बोल देंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर, या कभी कभी इसे ऑपोजिट वेक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपोजिट वेक्टर्स। ऑपोजिट वेक्टर्स, इसको ऑपोजिट वेक्टर भी कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट नहीं, ऑपोजिट होना चाहिए। डिफरेंट का मतलब तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये रहा सर और ये रहा सर, क्या एंटी पैरेलल हो जाएगा? नहीं हो सकता। ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड होना चाहिए। कोई अगर अपवर्ड है, मान लीजिए एक वेक्टर है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है तो एक नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, दोनों क्या है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या बोलेंगे? देखिएगा ध्यान से। व्हेन टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर, हैव सेम सपोर्ट और कॉमन सपोर्ट। सेम सपोर्ट, देखो ध्यान से, ये रहा एक वेक्टर,
ठीक है कि नहीं। और ये रहा एक वेक्टर, पहले जो वेक्टर हमने बनाया था उसका नाम हम दे रहे हैं ए वेक्टर, और अब जो हमने वेक्टर बनाया उसका नाम दे रहे हैं बी वेक्टर। आपको दिख रहा है दोनों का सपोर्ट एक ही है या कॉमन सपोर्ट है, मतलब एक के ऊपर एक वेक्टर जब आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। बोलिए हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक वेक्टर ऐसा है, क्लियर है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। एक वेक्टर ऐसा है, एक स्टार्ट यहां से हो रहा है, एक स्टार्ट यहां से हो रहा है। ये जो वेक्टर गया है इसका नाम ए वेक्टर है, और जो इसका ऑपोजिट गया है उसका नाम हम दे रहे हैं बी वेक्टर। बोलिए ये दोनों कोलिनियर है कि नहीं, ये दोनों कोलिनियर है कि नहीं है, ये दोनों भी क्या है, कोलिनियर है। अरे एंटी पैरेलल है उससे क्या मतलब है, एक पर सपोर्ट दूसरा का है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर ये हेड है ये टेल है, अगर इसी वेक्टर के जस्ट ऊपर एक वेक्टर इस तरह से देख लिया जाए सेम डायरेक्शन में तो हम क्या बोल देंगे, कोलिनियर वेक्टर। अगर इस तरह से ऑपोजिट भी रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं, इसको भी हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। इस समय जब था इस तरह से तो इन दोनों वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है। लेकिन इस सिचुएशन में इन दोनों को हम पैरेलल वेक्टर नहीं क्या कह सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब क्या निकला, मतलब क्या निकला कि ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर, ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर। नहीं है बच्चा, नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक साथ होना चाहिए। इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट जो हमने अभी बोला, इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट कर लीजिए, सही हो जाएगा कि ऑल द कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर। जितने भी ये जो आपको दिख रहा है कोलिनियर, ये कोलिनियर है, और ये कोलिनियर है कब, एक दूसरे के ऊपर सपोर्टेड है तब। और ये देखिए ये पैरेलल के जैसा दिख रहा है, तो हम कह रहे हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, या तो पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं, या तो कोलिनियर वेक्टर क्या हो सकते हैं, एंटी पैरेलल हो सकते हैं। यहां देखिए एंटी पैरेलल है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए दोनों के बीच क्या है, डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस है। यहां कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, हम बोल रहे हैं एक के ऊपर एक आना चाहिए। समझ में आ रहा है। छोटे छोटे असर्शन रीजन के सवाल यहां से बन सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, कि ऑल कोलिनियर वेक्टर्स आर आइदर पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर, इट्स करेक्ट। लेकिन पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर, सभी एंटी पैरेलल वेक्टर या सभी पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर नहीं हो सकते। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर। तो जैसे कि नाम है वैसा इसका काम है, समझे गए। रिप्रेजेंटेशन क्या है, जीरो लिख के ऊपर में वेक्टर का साइन दे देना है, एरो लगा देना है, तो ये क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर। सुनिएगा ध्यान से, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्री डायरेक्शन इज अ जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर लिख रहे हैं बच्चा, ए वेक्टर, ये जीरो वेक्टर तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। लिख रहा है ना यहां पे, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर कब कहलाएगा, जब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। और डायरेक्शन क्या होगा, आर्बिट्री होगा। आर्बिट्री का मतलब होता है आपके इच्छा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू। समझ में आ रहा है, जिधर मन उधर अपना डायरेक्शन ले लीजिए, इसी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्री डायरेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व कर रहा है वो किस तरफ ये वेक्टर को चाहता है, उधर ये ले सकता है। क्लियर है कि नहीं। इसका बहुत ज्यादा फिजिबिलिटी फिजिक्स में नहीं है। आगे देखिएगा, यूनिट वेक्टर, ये बहुत काम का चीज है, ध्यान दीजिए। तो जैसे कि नाम है वैसा काम है। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर है ए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, वन हो जाए, उसी को हम क्या बोल देंगे, यूनिट वेक्टर। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, वन हो जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिट वेक्टर। इसको निकालते कैसे हैं, तरीका ध्यान दीजिएगा। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कोई वेक्टर एक वेक्टर लिखा, चलिए
डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर लिख करके मोड लगा देते हो, इज अ यूनिट वेक्टर। बस इसी को हम क्या कह देंगे, यूनिट वेक्टर। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या है, याद रखिएगा, अगर ए का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए का यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका है, ए के ऊपर क्या लगा दीजिए, कैप लगा दीजिए। क्या पढ़ते हैं, ए कैप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। या ए हैट, क्या बोलेंगे, ए कैप या ए हैट। समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हैं बाबू, ए कैप पढ़िए या क्या पढ़िए, ए हैट पढ़िए। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इक्वल टू, हमेशा याद रखिए, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। याद हो गया, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो क्या बच रहा है इसमें, इसमें क्या बच रहा है, मैग्नीट्यूड तो तूने ले लिया 1, तो क्या बच रहा है। किसी वेक्टर के पास अगर मैग्नीट्यूड आप पता कर चुके हो तो क्या बच रहा है, डायरेक्शन। भाई यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या बताना होता है, डायरेक्शन बताना होता है। यूनिट वेक्टर गिव्स अस डायरेक्शन ओनली। बोले क्लियर है कि नहीं। मैग्नीट्यूड तो बता दिए, मैग्नीट्यूड कितना 1, तो डायरेक्शन बच रहा है। और ये जो बच रहा है डायरेक्शन, यही बताने का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर कहीं है तो उसका काम सिर्फ ये है कि डायरेक्शन किधर है ये बताना, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 है। गेटिंग माय पॉइंट। फॉर्मूला याद रहेगा, यूनिट वेक्टर या मतलब ए कैप या ए हैट इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल में, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहां पे आएगा भाई, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, अरे भाई साहब कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बोलेंगे, देखिए से ध्यान से, एक्स एक्सिस ये बना दिया, ये वाई एक्सिस बना दिया, जेड एक्सिस किधर बनाओगे, अपवर्ड। क्यों डाउनवर्ड नहीं, डाउनवर्ड माइनस जाएगा, क्यों क्यों। अच्छा जेड एक्सिस तुम ऐसे बनाते हो ना, और बोल देता है टीचर क्या, अरे बाहर की तरफ डायरेक्शन, ऐसा क्यों क्यों। चल मेरा ये सिस्टम कौन काटेगा बोल, ये x है ये y है, और ये इधर हमने नहीं लिया, हम किधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं। ये है मेरा जेड एक्सिस, ले अंदर की तरफ, जेड एक्सिस किधर है, अंदर की तरफ। बाबू अंदर की तरफ, कोई भी चीज अगर बोर्ड के अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर की तरफ है, तो तुम वहां पे क्या लिखोगे जानते हो, क्रॉस। और अगर कोई चीज बोर्ड के बाहर की तरफ है तो तुम क्या लिखोगे, डॉट। इसके पीछे कारण अभी 2 मिनट में बता देंगे, चिंता मत कीजिएगा, पहले इस बात को समझिए। तो तू जेड एक्सिस बाहर की तरफ लेगा कि अंदर की तरफ, बोले सर जेड एक्सिस दोनों तरफ है, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी। सवाल यह है कि पॉजिटिव जेड एक्सिस किधर लेगा, एक्स एक्सिस तूने किधर लिया है, उधर लिया है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यस और नो। क्या एक्स एक्सिस इसके पीछे नहीं है सर, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यस और नो। वाई एक्सिस तूने ऊपर लिया तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे नहीं है क्या वाई एक्सिस है सर, इधर क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। सवाल अब यह है कि जेड एक्सिस तू बाहर की तरफ पॉजिटिव लेगा कि अंदर की तरफ पॉजिटिव लेगा। दिमाग खुल रहा है कि नहीं, बाहर क्यों, वही तो सवाल है, क्यों बाहर ही जा रहा है भाई साहब। इधर हाथ रखने का, ऐसे चलने का, ठेंगा देखने का, समझ में आया कि नहीं आया। सो दैट जेड एक्सिस इज आउटसाइड। ओ मजाक लग रहा है क्या, नहीं भाई साहब सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आपको इसको क्या बोलते हैं पता है, एक वर्ड हम यहां पे बता रहे हैं, याद रखिएगा, राइट हैंडेड ट्राइड। क्या बोल रहे हैं, राइट हैंडेड ट्राइड। अगर राइट हैंडेड ट्राइड के हिसाब से कहें तो आप एक्स एक्सिस पे हाथ रखिए, वाई एक्सिस के तरफ कर्ल कीजिए फिंगर्स को, थंब जिधर शो कर रहा वो है आपका जेड एक्सिस। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये ऑर्थोगोनल सिस्टम को लेकर के हम अभी काम कर रहे हैं। ये क्या है समझ में आ गया होगा, लेफ्ट हैंडेड ट्राइड हो जाएगा, ट्राइड हो जाएगा। ये कैसे, अरे समझ में नहीं आया क्या, लेफ्ट हैंडेड ट्राइड क्या होगा, देख ध्यान से, लेफ्ट हैंड को रख एक्स पे, वाई की तरफ जा, वाई का थंब किधर दिख रहा है, अंदर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड ट्राइड। ये क्या है, राइट हैंडेड ट्राइड। हमारा जो पूरा मैथमेटिक्स है, सारे सॉल्यूशंस उसका सब इस पे बेस्ड बनाया जाता है। लेकिन ध्यान में रखिए ये बात, इससे भी बनाया जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स बात नहीं है कि ऐसे ही करना है। इट्स इजी टू
थिंक इट्स इजी टू इमेजिन, सो दैट हम ये सोच लेते हैं कि बोर्ड के बाहर है। बोले क्लियर है? चलिए बात करते हैं अब मुद्दा का। हम बात कर रहे थे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, हमने बनाया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किधर है? बाहर है। बोलो ओके। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का, एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर आया। हमने बोला ना कि यूनिट वेक्टर का काम कौन क्या है? सिर्फ डायरेक्शन बताना। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बताने के लिए एक वेक्टर आया जिसका नाम है आई कैप। क्या नाम है? आई कैप। सिमिलरली वाई एक्सिस के डायरेक्शन को बताने के लिए एक वेक्टर आया, नाम है जे कैप। और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर आया जिसका नाम है के कैप। बोलिए समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को जे, पॉजिटिव जेड एक्सिस को के। तो अगर नेगेटिव एक्स बोलेंगे तो माइनस आई, यस और नो? नेगेटिव वाई को माइनस जे और नेगेटिव जेड को माइनस के। बोलिए क्लियर है? तो इस हिसाब से राइट हैंडेड ट्राइड के हिसाब से हमने ये बात लिखा है। क्लियर है? बोलिए समझ में आ गया है? आई जे के क्या है? लिखा हुआ है आई जे एंड के आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये जो आई जे के है जो कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, वाई एक्सिस का डायरेक्शन और जेड एक्सिस का डायरेक्शन को बता रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये सब भी यूनिट वेक्टर ही है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। डायरेक्शन क्या है? आई का डायरेक्शन एक्स के तरफ, एक्स एक्सिस के तरफ, जे का डायरेक्शन वाई एक्सिस के तरफ और के का डायरेक्शन जेड एक्सिस के तरफ। ऑल आर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड। अगर नेगेटिव देखना है तो आई के आगे माइनस लगा देना, जे के आगे भी माइनस, के आगे भी माइनस। बोले क्लियर है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर समझ में आ गया है? आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर क्या है? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? लिख रहा है दीज हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। मतलब कहां पर लग रहा है ये चीज। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब कहां पर लग रहा है ये चीज। एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। एक बात समझा रहा है पोलर वेक्टर के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। पोलर वेक्टर हम उसे कहते हैं जब किसी वेक्टर का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और किसी वेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हो और उस वेक्टर का डायरेक्शन इधर ही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पोलर वेक्टर। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ, बच्चा ध्यान दीजिएगा, फोर्स लगा रहे हैं इस पे हम, ये लगाया हमने फोर्स। क्या लगाया? फोर्स। तो इधर अगर फोर्स लगाया तो ये धीरे 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 डिस्प्लेस होगा और डिस्प्लेस होकर मान लीजिए यहां पर पहुंचेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या हुआ सर? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर ही था और ये डिस्प्लेस भी किधर हुआ? इधर ही हुआ। जिधर मोशन है उधर ही हुआ। जिधर मोशन, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का या वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही हो तो उस वेक्टर को हम क्या कह देते हैं? पोलर वेक्टर कह देते हैं। आपका डेफिनेशन के हिसाब से हम बताएं अगर कि इसका क्या पता हो? स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। अरे भाई फोर्स लगा रहे हो, कहां लगा रहे हो, ये बात पता है कि नहीं पता है? सर यहां से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। या बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां लगा रहे हो, ये बात पता है। और अगर लगाते हुए मोशन हो जाए ऑब्जेक्ट में मोशन हो जाए किस डायरेक्शन में? जिधर हमने लगाया वेक्टर को, अगर वो वेक्टर का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन दोनों ही सेम हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? पोलर वेक्टर। यहां लिख देते हैं हम, व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जिस वेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं मान लीजिए, देन इट इज अ पोलर वेक्टर। इट इज अ पोलर वेक्टर। मतलब ये है, एक वेक्टर का नाम यहां नहीं लिखा हुआ है जो कि क्या है? नॉन पोलर वेक्टर। वो क्या होगा? अगर हम मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, इधर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट सीधा नहीं जाकर के ऐसा चला जाएगा, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। जिधर हम फोर्स लगाएंगे उधर ही मोशन होना चाहिए, तब फोर्स को हम क्या बोलेंगे? पोलर। एक्चुअली फोर्स इज ऑलवेज अ पोलर वेक्टर। जिधर फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट उधर ही डिस्प्लेस होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे बात करें हम, आगे बात करें एक्सियल वेक्टर। बच्चा अभी काम का नहीं है लेकिन बहुत काम का, अभी काम का नहीं लेकिन बहुत काम का है रोटेशन चैप्टर में।
एक्सियल वेक्टर क्या है? दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? स्ट्रेट लाइन में नहीं, नो नो नो, क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ये मान लीजिए एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड में कोई रोटेट कर रहा है, उस समय जो भी वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन होगा वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा इस एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, या तो ऊपर के डायरेक्शन में होगा या तो नीचे डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज। क्लियर है कि नहीं है? एक एग्जांपल हमने लिया है टॉर्क का, इसको समझेंगे, आगे पढ़ देते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल इफेक्ट एंड आर ऑलवेज along the axis of rotation, हमेशा किधर डायरेक्शन होगा? along the axis of rotation, okay, in accordance with the right hand thumb rule। किसके हिसाब से हमको डायरेक्शन लेना पड़ेगा? राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से। सॉरी, क्या लिखा हुआ है? राइट हैंड स्क्रू रूल। एक ही बात है रे भाई, अभी तुमको समझा देंगे। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल एक ही होता है, समझा देंगे। ध्यान से सुनो, हम जरा इस एग्जाम्पल को समझते हैं। टॉर्क, वैसे आपको चैप्टर के अंदर ये बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्लियर है कि नहीं है? तो अभी टेंशन नहीं लेने का। टॉर्क इक्वल टू होता है बच्चा लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो रे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझाते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। ये एक मान लीजिए एक्सिस है। अरे आपका दरवाजा है, घर का दरवाजा, घर का दरवाजा का जहां पे दरवाजा तो लगा हुआ है वो वाला हिस्सा है, मान के चलिए। क्लियर है कि नहीं? और आपने ये दरवाजा बनाया, लीजिए 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 लीजिए, दरवाजा आपने बनाया। क्लियर है कि नहीं? आपने यहाँ पे सिक्कड़ लगाया है, इसको पकड़ा, यहां पर पकड़ा और ऐसे करके खींचा, तो क्या करेगा? उठ उठ के आ जाएगा क्या? नहीं ना, ये फिक्स है अपने जगह पे, ये फिक्स है अपने जगह पे। इसको जैसे ही आया तो ये घुमाया आप, ये घूमेगा तो इस प्रकार घूमेगा। यहां पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार रोटेट कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी यही है ना? गेट इस तरह से घुस सकता है, फिर आप लगा दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया? यहां पे फोर्स लगाया, यस और नो? आपने क्या किया? फोर्स लगाया। समझे कि नहीं समझे? आप इधर क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। बच्चा ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। किधर किधर किधर? ये डायरेक्शन किधर है बोल तो भाई साहब? बोर्ड के बाहर की तरफ आपने लगाया ना, यस और नो? बोर्ड के बाहर की तरफ, और बोर्ड के बाहर की तरफ हमने क्या बोला? अभी डॉट लगाइएगा, यस और नो? अभी बताए थे कि बताएंगे, बताए नहीं, अभी समझा देंगे। डॉट क्यों, बोर्ड के अंदर क्रॉस क्यों, समझा देंगे, चिंता मत करो। तो ये बोर्ड के अंदर क्या, सॉरी बाहर की तरफ क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, फोर्स इधर लगा रहे हो। देखो ध्यान से, हमने बोला टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मिल गया आपको, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां है? ध्यान दो, यहां पे पकड़ रहे हो ना, यहां पे पकड़ के खींच रहे हो, इस जगह पे पकड़ के खींच रहे हो। यहां से जो एक्सिस है, जहां पर ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, वहां से डिस्टेंस लेना है आपको। तो देखिएगा, फोर्स किधर है बच्चा? बाहर की तरफ, दिख रहा है ना? और इसका डिस्टेंस दिख रहा है यहां से, क्या है? परपेंडिकुलर है कि नहीं है? 90 डिग्री पे है कि नहीं है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह से हमने लिया है, और फोर्स किधर है? बाहर की तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितना है? देख 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 ध्यान से, कितना है? 90 डिग्री है। इसीलिए क्या लिख रहे हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये तुम तो मैग्नीट्यूड निकाल लोगे कि कितना टॉर्क है। कैसे ना? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिपेंड करता कितना फोर्स लगाया, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सुनो ध्यान से, अब आगे टॉर्क लग किधर रहा है? सवाल ये है कि टॉर्क तो लग रहा है, ठीक है, लग किधर रहा है? मैग्नीट्यूड तो इस फार्मूला से निकाल लेगा ना, तू निकाल लेगा। फोर्स कितना देखेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना देखेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। मतलब गेट का लंबाई जितना तुम ज्यादा रखेगा, टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा। मतलब वो जो बहुत लंबा लंबा खिड़की होता है, माने या लंबा लंबा गेट होता है, उसको अगर थोड़ा सा ठेल करके से छोड़ देगा तो सब पूरा अपने खुल जाएगा, अपने लग जाएगा। और अगर छोटा गेट है ना, तो पूरा बढ़िया से खोल करके इतना खोलना होगा, पूरा कंप्लीट खोलना होगा, फिर लगाना होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, टॉर्क ज्यादा होता है जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होता है। चलिए छोड़िए, बात करते हैं इसका डायरेक्शन का। हम टॉर्क नहीं पढ़ा रहे हैं, डोंट वरी। हम ये समझाना चाहते हैं एक्सियल वेक्टर होता क्या है। टॉर्क हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चा? सुनो ध्यान से, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इसका डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है? तो यहां लिखा है राइट हैंड स्क्रू रूल। सुन ध्यान से, एक स्क्रू बना रहे हैं, बनाए क्या? स्क्रू बनाए, वैसे बनाने नहीं आता है, कोशिश करेंगे। अब एक कोशिश कर रहे हैं, हंसना मत कोई भी, नहीं तो नहीं बनाएंगे, हम बता दे रहे हैं।
ठीक है, ये स्क्रू हमने बनाया, ध्यान से देख, ध्यान से देख। ये मान ले एक सरफेस है, तूने ऐसे स्क्रू रखा है, एक बार मन मन में सोचना, ऐसा स्क्रू रखा है तूने, और तू क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर आएगा, नीचे जाएगा। ऑब्वियसली किधर जाएगा, नीचे। घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाने से ही नीचे की तरफ जाएगा। यस और नो? ऐसे अगर घुमा रहे हैं तो ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ गया? ध्यान देना, ध्यान देना। यहां फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स किधर लगा रहा है, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर है। क्लियर है कि नहीं? तो फोर्स किधर, कैसे समझाएं, स्क्रू कैसे लगाएं? सुनना, ये लगाने में बड़ा तकलीफ होता है यहाँ हमको। एक बात बताएं तुमको कि राइट हैंड स्क्रू रूल जहां लगता है, राइट हैंड थंब रूल भी वहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना होगा जानते हो? सुनो ध्यान से। तुम फोर्स किधर लगा रहे हो, बोलो फटाक से, सर बाहर की तरफ लगा रहे हैं, तो फोर्स पर तुमको हाथ रखना है ऐसे। बोलो हाँ कि ना? बोलो, समझ में आ रहा है? फोर्स पर तुमको हाथ रखना है ऐसे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर है? अरे भाई साहब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या करोगे, फोर्स पर हाथ रख के ऐसे घुमा दोगे। ठेंगा दिखा रहा है, किधर दिखा रहा है, नीचे की तरफ। भाई साहब नीचे दिखा रहा है, हमेशा नीचे की तरफ दिखा रहा है, हमेशा नहीं होगा नीचे की तरफ। बोलने का मतलब या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा। लिखा हुआ था यहां पे, आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चा। यस और नो? या तो नीचे होगा या ऊपर होगा। यहां पे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। उल्टा करके देखें, उल्टा करके देखें। चले ध्यान से, ये फोर्स इधर नहीं लगा रहा तू, चल चल, इसको फोर्स को तू ऐसे नहीं लगा रहा। फोर्स को तुम कैसे लगा रहा है, इस गेट को तूने ऐसे पकड़ा और अंदर ढकेला, अंदर अंदर। फोर्स अब किधर है, अंदर की तरफ। तो ऐसे रखोगे हाथ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो टॉर्क किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ये सब बातें हम रोटेशन में खूब डिटेल में चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा? यहां पे बात था कि एक्सियल वेक्टर क्या है। तो एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर्स को कहेंगे जिसके पास क्या है, रोटेशनल इफेक्ट होता है, और ये सब हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। किस हिसाब से निकालते हैं, बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल या बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? जिसका एक एग्जांपल हमने टॉर्क दिया, चैप्टर में टॉर्क जब पढ़ेंगे तो ये सब फिर से आएगा, चिंता की बिल्कुल बात नहीं। लास्ट क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, कोप्लेनर वेक्टर। अगर 2, 3, 4, 5 कितना भी वेक्टर्स हो और एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो तो उनको क्या बोल देंगे, कोप्लेनर वेक्टर। लेट सपोज एक प्लेन बना रहे हैं, यहां सब कुछ लिख लिए हो, सभी बच्चे सब लिखे, ये लिखे हैं कम से कम, कुछ भी नहीं लिखे हैं, बड़ा प्रॉब्लम है। हमको तो जगह का कमी हो गया, कोई बात नहीं, इसी में एडजस्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए बच्चा यहां पे एक प्लेन है, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ये रहा एक प्लेन, दिख रहा है? इधर बना दिया हमने एक्स एक्सिस, इधर बना दिया हमने वाई एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन आपको दिख रहा है, यस और नो? इस प्लेन में अगर 1000 को वेक्टर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही प्लेन बना, ये देखो एक वेक्टर, 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 एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो इन सभी वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? मान ले तेरे पास 2 वेक्टर, सिर्फ 2 वेक्टर, जरूरी नहीं यहां पे हो, कहीं पे भी 2 वेक्टर, कहीं पे भी 2 वेक्टर, ये ले एक वेक्टर, ये ले एक वेक्टर। जब भी 2 वेक्टर होता है ना, तो ये 2 वेक्टर मिलके एक प्लेन हमेशा बनाता है, इसलिए 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। लिखा हुआ है यहां पे 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। लेकिन जब तीसरा वेक्टर आता है, क्या बोल रहे हैं, जब तीसरा वेक्टर आता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे 2 वेक्टर बना दिए, एक वेक्टर ऐसे बना दिए, तो ठीक है इसी प्लेन में बनाए सर, ओके, हो सकता है तूने एक वेक्टर बनाया इधर, तो ये 2 तो कोप्लेनर है, लेकिन ये तीसरा नहीं है, इसीलिए लिखा है यहां पे 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। लेकिन 2 से ज्यादा जब वेक्टर्स आते हैं, इसीलिए डेफिनेशन में हमने यहां लिखा है 3 और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर जब एक ही प्लेन में प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। और अगर 2 वेक्टर तुमको कहीं भी दिखता है वो हमेशा क्या होने वाला है, कोप्लेनर होने वाला है, ऑलवेज। अब सोच के देखो, थोड़ा सा सोचो एक बार ना, 2 लाइन है, 2 वेक्टर्स है, 2 लाइन है,
वो दो लाइन कभी भी किसी भी प्लेन में हो सकता है, यस और नो? किसी एक प्लेन में तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत है? तू बोलेगा नहीं सर, एक काम कीजिए ना सर, यहां पे एक एक्सिस बना दिए, चलो यहां पे एक वेक्टर हमने बनाया, देखो ध्यान से, ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर तुमने बोर्ड से ऐसे बाहर बना दिया, तो क्या ये दो वेक्टर मिलकर के एक प्लेन नहीं बना रहा? चेक करो, ये प्लेन नहीं है क्या? ये हाथ मेरा प्लेन नहीं है क्या? देखो ध्यान से, प्लेन है कि नहीं है? एक प्लेन में है, दो वेक्टर हमेशा प्लेन में हो सकते हैं, नो इश्यू विद दैट। लेकिन जैसे ही तीन आता है, तीन से ज्यादा आता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो सारे एक ही प्लेन में है कि नहीं। अगर सभी वेक्टर्स एक ही प्लेन में है तो हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। तो आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर जो है कवर किया है, और इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर में वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को क्या किसे वेक्टर कहते हैं एक्चुअली में, टेंसर के बारे में थोड़ा बहुत क्लियरिटी, और लास्ट में टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बार बार कह रहे हैं फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।